भूगोल और आपदा प्रबंधन। आर्कटिक ओजोन क्षेत्र। यूरोपीय पृथ्वी अवलोकन एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार 2025 का ओजोन क्षेत्र विगत 5 वर्षों में सबसे छोटा है, जिसमें ओजोन की सघनता अधिक देखी गई है। ओजोन क्षेत्र के बारे में परिभाषा: समताप-मंडल स्ट्रेटोस्फीयर का वह क्षेत्र जहां ओजोन का अत्यधिक क्षय होता है, जिससे ओजोन की सांद्रता कम हो जाती है। घटक मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के वसंत अगस्त से सितंबर के दौरान वैश्विक वायुमंडलीय कारक भी इसकी तीव्रता को प्रभावित करते हैं। विस्तार: ओजोन का स्तर घटकर 20 डॉप्सन यूनिट्स 220 डॉप्सन यूनिट से कम या बराबर हो जाता है तो आमतौर पर अंटार्कटिका के ऊपर देखा जाता है। मानव में डॉप्सन यूनिट टीयू स्तर से वायुमंडल के शीर्ष तक एक कॉलम में ओजोन की मात्रा को मापता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस का उत्सर्जन मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC लंबा वायुमंडलीय जीवनकाल जो उन्हें जमा होने और धीमी परिवहन प्रक्रियाओं के माध्यम से समताप-मंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने की अनुमति देता है। ध्रुवीय समताप-मंडलीय बादल PSC अंटार्कटिका के ऊपर अत्यधिक कम तापमान PSC बनाते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिससे सक्रिय क्लोरीन निकलती है, जो वसंत के दौरान तेजी से ओजोन विनाश का कारण बनती है। ज्वालामुखी विस्फोट। समताप मंडल में छोटे कण स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल छोड़ते हैं, जो ओजोन के टूटने को तेज करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसका व्यापक रूप से रेफ्रिजरेट और प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोब्रोमो क्लोरोफ्लोरोकार्बन HBFC इसमें ब्रोमीन होता है, ये ओजोन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड इसका उपयोग कीट नियंत्रण के लिए फ्यूमिगेंट धुआं उत्पन्न करने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिकों और सफाई के लिए विलायक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC ये HCFC की तुलना में कम हानिकारक ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। हैलोन आग बुझाने की क्षमता के कारण इसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों, प्रशीतक प्रणालियों और सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए भारत के उपाय में अंटार्कटिका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, वियना कन्वेंशन 1991 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 पर हस्ताक्षर किए। ओडीएस विनियमन ओजोन क्षयकारी पदार्थ नियम 2000 लागू किया गया, जो ओडीएस के उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करता है। ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। CFC को समाप्त किया गया 2010 में। हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को खत्म कर दिया गया। HCFC 2030 तक समाप्त होने की राह पर है। ओजोन क्षय को रोकने के लिए वैश्विक पहल। वियना कन्वेंशन 1985 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सहकारी, वैज्ञानिक और नीतिगत उपायों के माध्यम से ओजोन परत को नुकसान को रोकने के लिए सहमत हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओडीएस मुख्य रूप से CFC पर बाध्यकारी नियंत्रण, इसने HCFC और HFC जैसे सुरक्षित विकल्पों को प्रोत्साहित किया है। किगाली संशोधन 2016 जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए HFC के चरणबद्ध कम फेज डाउन करने की योजना। HFC
चरणबद्ध उन्मूलन प्रबंधन योजना HPF, कई चरणों में HCFC का कृत्रिम उन्मूलन। हाँ वहीं बाल्टी किगाली संशोधन 2021 उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले HFC को कम करने के लिए इसकी पुष्टि की गई है। संस्थागत तंत्र ओजोन सेल MOEF ओजोन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए UNDP के साथ सहयोग करता है। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025 इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI द्वारा जारी स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025 रिपोर्ट चेतावनी देती है कि वैश्विक स्तर पर बर्फ का क्षरण आइस लॉस खतरनाक दर से बढ़ रहा है। बर्फ की चादरें आइस सीट ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों से होने वाले नुकसान 1990 के दशक के बाद से 4 गुना बढ़ गया है, जो अपरिवर्तनीय सीमाओं इर्रिवर्सिबल थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच रहा है। ध्रुवीय महासागर पोलर ओशियंस बढ़ती ग्रीनहाउस गैस ध्रुवीय महासागरों के कार्यों जैसे गर्मी या कार्बन अवशोषण, समुद्री खाद्य जाल, मैरीन फूड वेब्स और वैश्विक महासागरीय परिसंचरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। 430 ppm से अधिक CO2 स्तर पर महासागरीय अम्लीकरण ओशियन एसिडिफिकेशन पहले से ही कवच वाले समुद्री जीवन सील्ड मैरीन लाइफ के लिए संभावित घातक स्तर तक पहुंच चुका है। पर्वतीय ग्लेशियर और बर्फ ग्लेशियरों का नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 273 GT प्रति वर्ष 2000 से 2023 तक हाल के वर्षों में इसमें 36% की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर हिमपात स्नोपैक की पतली परत और उसकी अवधि कम हो रही है। समुद्री बर्फ 1979 के बाद में विस्तार और मोटाई में 40 से 60% की गिरावट आई है। 2023 से 25 में दोनों ध्रुवों पर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। परमाफ्रॉस्ट पिछली शताब्दी के दौरान प्रति दशक लगभग 2,10,000 वर्ग किलोमीटर परमाफ्रॉस्ट पिघला है, जिसमें 1990 के दशक में तीव्र गति देखी गई है। क्रायोस्फीयर में बर्फ के कारण ग्लेशियर, हिम, समुद्री बर्फ और परमाफ्रॉस्ट शामिल है, जो पृथ्वी के अधिकांश स्वच्छ जल को संग्रहित करते हैं। यह 52% स्थल और 5% महासागरों पर फैला हुआ है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यह 67 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर और अरबों लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। प्रमुख विशेषताओं में यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके और तापमान को नियंत्रित करके एक वैश्विक ताप स्थायी ग्लोबल थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है। ध्रुवों पर ठंडे सघन जल राशियों के निर्माण के माध्यम से महासागरीय परिसंचरण को स्थिर करता है। हिम पोषित प्रणालियों के माध्यम से अरबों वर्षों से नदियों के प्रवाह को बनाए रखता है। क्रायोस्फीयर संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत एक उप मिशन है। इसरो द्वारा रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग, NDMA द्वारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF जोखिम मानचित्रण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने GLOF प्रवण क्षेत्रों की जोनिंग और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का निर्माण, राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनुसंधान, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, ध्रुवीय एवं उच्च ऊंचाई अनुसंधान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और
जीवी पंथ संस्थान क्रायोस्फीयर अध्ययन और पारिस्थितिकी निगरानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग। दिल्ली सरकार ने हाल ही में IIT कानपुर के साथ मिलकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बारिश कराने हेतु क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है। क्लाउड सीडिंग वर्षा कराने की पारंपरिक विधि जो 1940 के दशक में प्रचलित हुई। एक विमान सिल्वर आयोडाइड या अन्य पदार्थों को वायुमंडल में प्रक्षेपित करता है। ये सिल्वर आयोडाइड ये रसायन उन कणों को नकल करते हैं जो संघनन के लिए सतह का निर्माण कार्य करते हैं, जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है। जब संघनन में जल की पर्याप्त बड़ी बूंदें बनती हैं तो वर्षा होने लगती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उपयोग वातावरण में ऐसे पदार्थों को फैलाकर वर्षा, बारिश या बर्फ बढ़ाने के लिए किया जाता है जो क्लाउड कंडेंसेट या आइस न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य नमी वाले बादलों में बारिश कराना या प्राकृतिक वर्षा को बढ़ाना। क्लाउड सीडिंग की प्रणाली मैकेनिज्म उपयुक्त बादलों की पहचान, पर्याप्त जलवाष्प सामग्री वाले नमी से भरे बादल ही इसके लिए उपयुक्त होते हैं। आमतौर पर कपासिया क्यूमुलस और स्ट्रेटोफॉर्म बादलों को लक्षित किया जाता है। सीडिंग से पहले तापमान आर्द्रता, हवा की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले सीडिंग एजेंट इनमें सिल्वर आयोडाइड AgL, AgI, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम आयोडाइड Ki या ड्राई आइस ठोस CO2 शामिल है। ये सामग्रियाँ संघनन, कंडेंसेशन या आइस न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करती हैं, जिससे बादल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण संभव होता है। प्रसार की विधियों में हवाई विधि, विमान या ड्रोन सीधे बादलों में सीडिंग एजेंट छोड़ते हैं। यह बड़े पैमाने के सिस्टम के लिए उपयुक्त है। जमीनी विधि, जनरेटर या रॉकेट जमीन के कण छोड़ते हैं जिसे हवाएं ऊपर ले जाते हैं। क्लाउड माइक्रोफिजिकल प्रक्रियाएं गर्म बादलों में जलवाष्प न्यूक्लियाई के चारों ओर संघनित होती हैं। ठंडे बादल में जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जम जाती है। कण टकराव और संलयन कोएलिशंस द्वारा बढ़ते हैं। वर्षा का निर्माण जैसे बूंदें ये बर्फ के क्रिस्टल बड़े और भारी होते जाते हैं। ये तापमान और ऊंचाई के आधार पर बारिश, बर्फ या ओले के रूप में गिरते हैं। भारत में पिछले क्लाउड सीडिंग परियोजना क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट CAIPEX जिसके द्वारा आयोजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES 4 चरणों 2009, 2010 से 11, 2014 से 15 और 2017 से 19 परीक्षण मुख्य रूप से सोलापुर, महाराष्ट्र सहित दक्षिण प्रायद्वीप भारत में आयोजित किए गए। विश्व स्तर पर पिछले क्लाउड सीडिंग प्रयोगों के बारे में USA सूखे को कम करने और पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। चीन बीजिंग ओलंपिक 2008 के दौरान बारिश को नियंत्रित करने और स्मॉग को साफ करने के लिए तैनात किया गया। UAE शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम चलाता है। थाईलैंड कृषि और सूखे राहत के लिए 1955 में रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जलविद्युत जलाशय के लिए वर्षा बढ़ाने के लिए तस्मानिया में सीडिंग करता है। क्लाउड सीडिंग के प्रकार में तापमान के आधार कोल्ड क्लाउड सीडिंग इसका उपयोग तब किया जाता है जब बादल का तापमान हिमांक फ्रीजिंग से नीचे हो। सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंट बर्फ के क्रिस्टल बनाने में मदद करते हैं जो वर्षा को सक्रिय करते हैं।
वार्म क्लाउड सीडिंग, इसका उपयोग तब किया जाता है जब बादल का तापमान 0 डिग्री से ऊपर हो। आमतौर पर बूंदों के निर्माण और संलयन को बढ़ावा देने के लिए नमक के कण NaCl का उपयोग किया जाता है। ग्लेशियर का पिघलना और उनका संरक्षण। हाल ही में दुसाबे तजाकिस्तान में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पूर्ण सत्र आयोजित किया गया था। खबरों में और जानकारी सहयोग सम्मेलन का आयोजक संयुक्त राष्ट्र UN और भागीदार संगठनों के साथ मिलकर किया गया। आयोजन प्राधिकरण में तजाकिस्तान की राष्ट्रीय आयोजन समिति सम्मेलन की देखरेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 2025 को ग्लेशियर